नमस्कार। आज आपके सामने एक भूत की कहानी, भूतही जोड़े की कहानी, मतलब नर और मादा यानी कि मनुष्य और स्त्री के भूतों की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ पसंद आएगा। मैं पिछले साल दिल्ली में था, कोविड-19 के पहले। तब शायद इंडिया में प्रकोप भी नहीं हुआ था। मैं दिल्ली में था, किसी कारणवश गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मैंने क्या कहते हैं, एक मतलब वीडियो देखा था जिसमें जो है खूनी झील के बारे में था। तो मैंने सोचा कि जहाँ इतना भूत प्रेत का होता है, चलो मैं भी ज़रा सा उस भूत प्रेत को देखूं। इस तरह से सोचते हुए मैं जो हूँ खूनी झील पर गया। खूनी झील जो है क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सा झील है। कभी बहुत भयंकर युद्ध हुआ होगा, मुगलों के ज़माने में शायद हुआ होगा। तो वहाँ पर जितने भी जो है क्या कहते हैं, मतलब जितने लोग मारे गए उनको उठा के लाश को वहीं दफन मतलब झील में फेंक दिया गया। उसके बाद से वो भूत प्रेतों का अड्डा मशहूर हो गया। और फिर ऐसा होता कि जो भी जोड़े में घूमने जाता कपल, वो जो है पता नहीं किस उससे मतलब आकर्षित होके वो झील में कूद के अपनी जान देने लगे। सुसाइडल वो एक पॉइंट बन गया। सरकार ने जब देखा कि यहाँ धड़ाधड़ कपल लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो उसने चारों तरफ से झील को बड़ी बड़ी जालियों से घेर दिया कि ना कोई अंदर जाएगा, ना बजेगी बाँस, ना बजेगी बाँस, ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। ऐसा सोचकर चारों तरफ बड़े बड़े जाल से उसको ढक दिया, समझे ना। और जो है क्या कहते हैं, खैर अब तो खैर मतलब इतनी घटनाएं नहीं होती हैं, एक शायद ही कभी होती हो। तो मैं ये सोच के गया था, तो मुझको तो है वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पैरा क्या कहते हैं नॉर्मल एक्टिविटीज़ तो नहीं दिखाई पड़ी। हाँ, वहाँ मेढकों, झील में जो मेढक और जलीय जंतु, उनकी भयंकर आवाज़ें, और जो बड़े बड़े पेड़ उस पर बैठे बंदर, झाड़ियाँ और इधर उधर निकलते सांप, ये सब ऐसे भयंकर अनुभव कर रहे थे कि मैं थोड़ी देर तक तो वहाँ बैठा रहा। अचानक अंधेरे में से एक जोड़ा मेरे सामने आके खड़ा हो गया। शकल सूरत से और जो है क्या कहते हैं मतलब पहनावे से तो वो इधर नॉर्थ इंडिया के तो लग नहीं रहे थे, ना मध्य प्रदेश, ना उधर ना उधर। वो साउथ के ही लग रहे थे, शायद साउथ के हो। तो खैर जब बोलना शुरू किया तो मैं यकीन में हो गया कि हाँ साउथ के होंगे। तो उसने मतलब क्या कहा औरत ने, मेरे तो कुछ भी तमिल में या किस लैंग्वेज में बोले थे मुझको पता नहीं चला। लेकिन उसके साथ का जो आदमी था उसने मुझको टूटे फूटे अंग्रेजी में बताया कि उसके लड़के की शादी है, और वो मुझको निमंत्रण देने पिछले 2 साल से वो मेरा पीछे ही कर रहा है और हर जगह देखता है। और वो जो है बात करने की उसको हिम्मत नहीं होती। आज जो मैं अकेले बैठा था, इसलिए जो है वो निमंत्रण पर साथ में लाया है, और इसको उसने निमंत्रण पर निकाला, मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा आपको आना जरूर है। मैंने कहा जरूर, टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, मुझको ऐसे भी रामेश्वरम जाना ही है, वो समय मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा आशीर्वाद देना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको ज़रूर आना है। खैर बात आई गई होगी। मैं निमंत्रण को उलट पलट कर देख ही रहा था कि वो अंधेरे में गायब हो गए। खैर ये दिसंबर का महीना था और तारीख थी 19 दिसंबर। मैं दिल्ली से चला, रामेश्वरम पहुंचा तो करीब 22 तारीख या 23 तारीख ऐसे हो गया था शायद, है ना। वहाँ पर मैंने प्रातःकाल उठ के भगवान शिव जी का बहुत बड़ा, एक हमारे हिंदुओं के प्राचीन 4 धाम होते हैं, उसमें से एक धाम है रामेश्वरम। शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। और वहाँ पर विशेषता है कि 24 कुएँ हैं। 24 कुओं में अलग अलग स्वाद के पानी होते हैं, उनमें नहाना पड़ता है, फिर समुद्र में नहाना पड़ता है, फिर पूजा होती है। और सुबह 4 बजे प्रातःकाल स्फटिक का शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिसको लाइन लगा के और मतलब टिकट काट के दर्शन होते हैं। खैर वो सब मैंने किया, नहाया धोया, सब कुछ किया, भगवान की पूजा की। सुबह प्रातःकाल स्फटिक शिवलिंग के दर्शन कर ही चुका था। फिर आया, बाहर निकला, बाहर आके मैंने मतलब वहीं पर जो रेस्टोरेंट वगैरह है वहीं पर मैंने जो है दक्षिण भारतीय खाने का स्वाद लिया। उसके बाद होटल में आके सो गया। थोड़ी देर उठा, पूरे बाज़ार का चक्कर वक्कर लगाया, आसपास के दर्शनीय स्थलों के बारे में पूछा। फिर लोगों ने बताया मुझे, तो मैंने एक टैक्सी को हायर किया। उसको कहा बेटा तुम मुझको, मैं ज़रा सा परेशानी चलने में, तो मुझको जो है आसपास के इलाकों को सब दिखला दो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने मुझको पूरा इलाका घुमा दिया। मैंने कहा
भाई एक काम और है, 25 दिसंबर को मुझको यहाँ पर धनुषकोटी जाना है, वो भी रात के 8 बजे, क्या तुम आ सकते हो? नहीं। तो उसके चेहरे पर एक अचानक एक ऐसा भाव आया जैसे वो डर गया हो या कुछ हो, आश्चर्य हो रहा हो। तो 25 दिसंबर, अब वो भी रात के 8 बजे, क्यों भैया क्यों? तो मैंने कहा कि देखो अभी तुम जाओ और 25 तारीख को आ जाना, फिर मैं बताऊंगा क्यों जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, आप तैयार रहिएगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आप उस भयंकर जगह पे क्यों जाएंगे और काहे, इतनी कौन सी इमरजेंसी है। मैंने कहा सब मैं उसी दिन बताऊंगा। खैर 25 तारीख को मैं अपने कमरे से निकला, नीचे रिसेप्शन पर आया तो देखा कि जो है वो टैक्सी ड्राइवर खड़ा हुआ है। मैं जाके उसके टैक्सी में बैठ गया, रास्ते में बात होती रही। उन्होंने कहा कि अच्छा सर आप ये बताइए कि आप जो हैं इतनी रात में, आज 25 दिसंबर, इतनी रात में वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? तो मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा वहाँ जब कोई आदमजात नहीं है, 25 दिसंबर 1964 को भयंकर समुद्री तूफान, इतना भयंकर कि उसने पूरे धनुषकोटी को तबाह कर दिया, एक भी आदमी नाम लेने वाला भी नहीं बचा वहाँ पर। इतना उसके पहले, समुद्री तूफान के पहले वो शहर इतना अच्छा हो चुका था, इतना विकसित हो चुका था कि वहाँ पर जो है दुकानें, पोस्ट ऑफिस, बैंक और स्कूल और जो है रेलवे स्टेशन, सभी कुछ तो था। लेकिन उस समुद्री तूफान ने एक सबको बहा के ले गया, कुछ भी नहीं बचा। शायद ही अभी कुछ खंडहर बचा हो तो बचा हो। और वहाँ पर सरकार, तब से वो भूतहा घोषित हो गया कि वहाँ पर कोई भी नहीं आता, भूत प्रेत जो आत्माएं जो मर गए हैं उनकी आत्माएं टहलती रहती हैं। तो सरकार ने ये सब देखते हुए उसको जो है निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। और 6 बजे के, शाम के 6 बजे के बाद कोई भी टूरिस्ट को वहाँ जाने की अनुमति नहीं होती। खैर मैं तो जो है क्या कहते हैं, मैं और कहें कि 19 दिसंबर 1964 को भयंकर समुद्री तूफान ने पहले जाके अंडमान निकोबार से निकला और श्रीलंका में जाके श्रीलंका के तटीय इलाकों को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद उसकी रफ्तार इतनी भयंकर होगी कि धनुषकोटी श्रीलंका 18 किलोमीटर है, कि रात्रि के 12 बजे के करीब 25 दिसंबर 1964 को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 20-20, 25-25 फुट लहरें, समुद्री भयंकर लहरों ने वहाँ के एक भी मकान, दुकान, हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको बहा के ले गया। और ऐसा तो मंडपम से जो पबनम तक जो क्या कहते हैं कि रेलवे पुल बना हुआ है, उसको भी बहा के ले गया। और तो साथ साथ एक ट्रेन आ रही थी, शायद 653 नंबर ऐसी कुछ था, पैसेंजर, जो मंडपम से चलती थी और धनुषकोटी तक। 653 पैसेंजर, उसमें 150 यात्री थे और 5 जो है रेलवे के कर्मचारी थे। उनको वो पूरा बहा ले गया। आज तक उनको जल समाधि हो गई, उनको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और वो भयंकर तबाही हो गई और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। सरकार ने जो है एक बड़ा सा वहाँ बस स्टॉप के पास लगा के रख दिया कि शाम के 6 बजे के बाद किसी भी टूरिस्ट को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। समझे ना? तो आप क्यों जा रहे हैं मैं तो नहीं जानता। मैंने कहा भैया ये है, ऐसे ऐसे बुलाया, ये किया। मैंने दिखाइए निमंत्रण पत्र। मैंने निमंत्रण पत्र खोल के दिखाया, उसको दिया। उसने उल्टा पुल्टा पढ़ा, तमिल में था। फिर वो हंसने लगा। मैंने कहा क्यों? कहना किसने आपके साथ मजाक किया? इसमें तारीख देखिए, 50 साल पहले की तारीख है। 25 दिसंबर 1964 को उनके लड़के का विवाह होना है और वो भी रात के 11 बजे करीब। तो आप जो है क्या कहते हैं, मतलब आपको निमंत्रण पत्र तो दिया, लेकिन 50 साल पुराना, हाँ वहाँ जाके क्या करेंगे? वहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, तो जाएंगे क्या? मैंने कहा भैया चले चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैं गया तो उसने सड़क के किनारे टैक्सी खड़ा की, टूटी फूटी सड़क थी, तभी अंधेरे से दौड़ते हुए जो अधेड़ दंपत्ति मुझको मिले थे खूनी झील पर दिल्ली में, वो आए और मतलब तमिल भाषा में मुझको शायद बड़ा कम कहा और बड़े खुश होकर मुझको अपने साथ हाथ पकड़ के हमको और हमारे साथ में ड्राइवर को अपने घर ले गए। वहाँ सजा हुआ पूरा घर था, आलीशान घर था, बड़ा सा घर था और झालरों से जो है जगमगा रहा था, बिजली की झालरों से गाना वाना तमिल में बज रहा था और औरतें मर्द बच्चे सब शादी की तैयारी में थे। खाना भी एक तरफ बन रहा था। उन्होंने जाके सोफे पर बैठा दिया, कुछ नाश्ता वास्ता दिया। उसके बाद जो है
फिर खाने का समय हो गया, 10 बजे के बाद जो खाने का समय हो गया, मैं जो हूँ हम दोनों को ले गया खाने पर। हम लोग तभी खाना खाते खाते हम लोगों ने खाना ख़त्म ही किया था कि रात के 12 बज गए। अचानक बहुत भयंकर रूप से हवाएं चलने लगी और जो है पूरा घर हिलने लगा, और फिर ऐसा लगा कि जैसे हम लोग पानी में बहते हुए चले जा रहे हैं। और जो है बस उसके बाद मुझको कुछ भी होश ही नहीं रहा कि मैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरे दिन उठा, आँख खुली तो देखा कुछ लोग जगा रहे हैं हमें। तो मैंने आँख खोली, मैंने क्या हुआ, कहने आप लोग रात में यहाँ पर समुद्र किनारे रात भर से पड़े हुए हैं, हम लोग आपकी रखवाली कर रहे थे कि समुद्र की लहरें आपको कहीं ज़्यादा हो गई, ज्वार भाटा जो होता है आपको बहा के समुद्र के अंदर घसीट ना ले। खैर आप लोग जीवित हैं, बहुत मतलब वो हुआ। तो जो है मैंने उनको धन्यवाद दिया। देखा ड्राइवर भी उठ के बैठ गया, उसने भी हम लोग को देखा और मन ही मन शायद मुस्कुराया हंसा हो। फिर हम लोग जाके बैठ गए, ड्राइवर ने अपनी कार स्टार्ट की और टैक्सी स्टार्ट की और हमको बैठा के कहा, साहब मैंने आपको मना किया था ना जाइए ना जाइए ना जाइए, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। आपने समझा सर मैं मजाक कर रहा हूँ। देखा ना, ये भूत प्रेतों का प्रकोप होता है, समझे ना, इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं आता। आप तो ये तो कहिए आपकी जान बच गई और मेरी भी जान बच गई, नहीं तो हम लोग जो है समुद्र में मरे हुए पड़े होते और कोई नाम लेने वाला ना होता कि इतनी रात में वहाँ धनुषकोटी को जानता भी नहीं कि वहाँ क्यों गए थे और काहे गए थे, क्योंकि समुद्र हम लोग पता नहीं कहाँ उठा के फेंक देता। ठीक है ना। आप कृपया करके कभी भी ऐसी अनजान जगहों पे ना जाएंगे। मैंने भी कान पकड़े कि नहीं भैया अब अकेले कहीं ऐसे जाने की कोशिश नहीं करूँगा। और तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुम्हारे कारण है मेरी जान बची, नहीं तो मैं अकेला फंस जाता तो पता नहीं क्या होता। कहता है तो वो उसने भी भगवान को धन्यवाद दिया और सीधे रामेश्वरम में मैं अपने होटल में रुका। होटल में रुक के मैंने वहाँ पर जो है बिल्कुल टैक्सी वाले को विदा किया, उसको धन्यवाद दिया और होटल में जाके अपने कमरे में जाके सो गया। और दूसरे दिन जो मैंने अपने बुढ़िया बिस्तर लपेटा, अब भाग गया सीधे वहाँ से सीधे दिल्ली, और दिल्ली से अपने गंतव्य में। समझे ना। तो ये जो है मेरी एक राम कथा है जो मैंने भगवान रामेश्वरम के दरबार में धनुषकोटि का जो है वो बताया कि 50 साल से वो बूढ़ा नाविक अपने लड़के की शादी के लिए भटक रहा है। पता नहीं उसको क्या सूझा या क्या नहीं, या वो दिखलाना चाहता हो। तो वो जो है क्या कहते हैं, मतलब ऐसा इनोसेंट नाविक तो मैंने देखा नहीं जो कि अपने लड़के की शादी के लिए मुझ जैसे गैर आदमी को बुलाए और सब कुछ मेरे सामने ही हो। आप पूरी कथा मुझको मालूम। तो मैं यहीं पर ये कहानी समाप्त करूँ। कैसी लगी इसको कम से कम सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।